हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने सारी चीजें देखी थी, क्योंकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में जान लिया था। स्पेशली हम लोगों ने जाना कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ओवरी आती है, तो ओवरी के बारे में हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी देखा था कि कैसे ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं ओवरी के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन फीमेल में, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो सेकेंडरी ऑर्गन हम लोगों को पढ़ना है वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब होती क्या है? फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो लगभग मान के चले कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो यूट्रस से इस तरह से यूट्रस से निकलती है। और इसके एक सिरे पर जो है वो फिम्बरी लगा होता है, फिम्बरी। और फिम्बरी से थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा जो होता है वो इनफंडिबुलम कहलाता है। उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो एम्पुला, एम्पुला से थोड़ा ऊपर और चलेंगे तो जो भूमध्य को जोड़ता है वो स्थमस कहलाता है। तो इस तरह से ओविडक्ट या जो फैलोपियन ट्यूब है इसके कई सारे पार्ट होते हैं। दोनों साइड्स में ये फैली हुई होती है, दोनों साइड्स से लगी हुई होती है यूट्रस के। और आगे चल करके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है जिसको फिम्बरी कहते हैं। तो इसी चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग यही नोट करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ओवम जो होता है, जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है, वो इसी फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो ओविडक्ट इसलिए कहते हैं कि ओवम को कैरी करने वाला जो पार्ट होता है वो ओविडक्ट होता है। तो फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कह सकते हैं। ये होती कैसी है? इट इज ए मस्कुलर ट्यूब। इट इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है। मस्कुलर ट्यूब होती है जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर जो है वो लंबी होती है। एंड एक्सटेंड्स from periphery of ovary, जो ओवरी के पेरीफेरी से स्टार्ट होती है। तो ये निकलेगी कहां से? ओवरी के पेरीफेरी से स्टार्ट होगी। आगे कहां तक चली जाती है? आगे कहां तक जाएगी? तो आगे आ जाती है ये फिम्बरी तक। कहां तक आएगी? फिम्बरी तक। तो ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और एक्सटेंड होती है कहां से? पेरीफेरी ऑफ ओवरी, ओवरी के पेरीफेरी से। तो पार्ट क्लोजर टू ओवरी, पार्ट क्लोजर टू ओवरी, जो ओवरी से नजदीक का हिस्सा होता है, जो ओवरी से नजदीक का हिस्सा होता है वो कैसा होता है? funnel shaped, is funnel shaped। ओवरी से नजदीक का हिस्सा जो होगा वो कैसा होगा? funnel shaped होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम and called infundibulum, called infundibulum। So the part closer to ovary is funnel shaped and called infundibulum। इसके आगे अगर हम लोग चलें, इनफंडिबुलम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं।
इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, फिम्ब्री। तो हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन called फिम्ब्री, जिसको फिम्ब्री कहते हैं। तो क्लोजर टू ओवरी जो है वो एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, और इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको क्या कहेंगे, फिम्ब्री कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फिम्ब्री कहते हैं इसको। इनफंडिबुलम जो है वो आगे बढ़ करके किसमें जाता है, एम्पुला में। इनफंडिबुलम लीड्स टू एम्पुला। इनफंडिबुलम जो है वो आगे की तरफ अगर देखें तो ये एम्पुला कहलाता है। इनफंडिबुलम आगे की तरफ जो है वो एम्पुला के नाम से जाना जाता है। एंड ज्वाइन विथ यूट्रस विथ स्थमस, जो स्थमस के द्वारा यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। स्थमस के द्वारा ये यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। अब देख लो यूट्रस कैसा होता है। यूट्रस ये इतना पोर्शन जो होता है वो यूट्रस होता है। किस तरह से होता है, ये पियर शेप्ड होता है। यूट्रस इज ए पियर शेप्ड structure also called womb, जिसको हम लोग वुम्ब भी कहते हैं। यूट्रस जो है वो एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको वुम्ब भी कहा जाता है। ये यूट्रस जो होता है वो वेजाइना में खुलता है। यूट्रस जो है वो वेजाइना में खुलता है, तो इट ओपन्स इनटू वेजाइना। It opens into vagina through किसके थ्रू, a narrow cervix, एक नैरो सर्विक्स के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वुम्ब है। वुम्ब की जो ओपनिंग होती है वो वेजाइना में होती है, और वुम्ब वेजाइना में किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू जो है वो खुलता है। यानी वेजाइना से ऊपर या यूट्रस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सर्विक्स है। सर्विक्स के नीचे वेजाइना और ऊपर की तरफ क्या है, यूट्रस है। तो यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, किसके द्वारा, एक नैरो सर्विक्स के द्वारा खुलता है। तो सर्विक्स की जो कैविटी होती है जो वेजाइना के साथ लगी होती है यही बर्थ कैनाल बनाती है। तो द कैविटी ऑफ सर्विक्स, cavity of cervix along with vagina is called birth canal। इसी को क्या कहेंगे, बर्थ कैनाल। यानी तो कंप्लीटली या फुल्ली डेवलप्ड बेबी होता है। तो एट द टाइम ऑफ पार्टिट्यूशन, या हम यूं कहें कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी द बेबी कम्स आउट थ्रू द बर्थ कैनाल फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी। फीमेल की बॉडी से जो चाइल्ड का बर्थ होता है वो इसी बर्थ कैनाल के थ्रू होता है। अब जो यूट्रस है, यूट्रस की जो दीवारें होती हैं वो 3 लेयर से बनी होती हैं। तो वॉल्स ऑफ यूट्रस इज ऑफ 3 टाइप्स या 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स की होती है। कौन कौन सी 3 लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसको पेरीमैट्रियम कहते हैं। पेरीमैट्रियम, पेरीमैट्रियम जो है ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, पेरीमैट्रियम जो होती है वो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, जबकि दूसरा जो है वो है मायोमैट्रियम। मायोमैट्रियम, मायोमैट्रियम क्या चीज है, दिस इज द मिडिल थिक लेयर
This is the middle thick layer of smooth muscles, of smooth muscles. ये बीच की एक थिक लेयर होती है जो स्मूथ मसल्स से बनी होती है. इसका काम क्या है? Which exhibits strong contraction during delivery of baby. बच्चे के जन्म के समय जो मायोमेट्रियम होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ड्यू टू विच द बेबी पुश आउट फ्रॉम द यूट्रस, जिसकी वजह से बेबी जो होता है वो पुश आउट होता है. कहां से? यूट्रस से. तो अगर इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मेन रीजन होता है दैट इज द पेन, ड्यू टू विच कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट्स इन मायोमेट्रियम. तो इफ the pain is not in proper amount, then the contraction and relaxation will also be very slow. Then the delivery of baby will be very complicated. तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस टाइम में एक इंजेक्शन देते हैं जिससे जो पेन है, जिसको लेबर पेन कहते हैं, ये पेन इंक्रीज हो सके और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर अमाउंट में कर सके, ताकि बेबी जो है वो पुश आउट हो जाए. कहां से? यूट्रस से बाहर आ जाए. और तीसरी जो लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो एंडोमेट्रियम ये सबसे इनर लेयर होती है. लाइज the uterine wall and undergo cyclic change during menstrual cycle या MC. menstrual cycle के समय में जो भी चेंजेस होती हैं वो एंडोमेट्रियम में होती हैं. एक्चुअल में ये जो एंडोमेट्रियम है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक छोटी-छोटी ऐसे फॉलिकल्स होती है. तो एट द टाइम ऑफ एवरी menstrual cycle, these follicles, one of these follicles break down and the stored blood in this follicles and some torn tissues are come out through the vagina. So that flow is known as menstrual cycle. इसी फ्लो को क्या कहते हैं? menstrual cycle कहते हैं. तो menstrual cycle जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो सबसे इनर लेयर होगी यूट्रस की, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? एंडोमेट्रियम. इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओविडक्ट भी कहलाती है, और ये मस्कुलर ट्यूब होती है जो 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और कहां से? ओवरी के पेरिफेरी से आगे की तरफ एक्सटेंड करती है. जो ओवरी के सबसे नजदीक का पार्ट होता है वो फनल शेप्ड होता है, और इसी को इनफंडिबुलम कहते हैं. इनफंडिबुलम के एक सिरे पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको फिम्ब्री कहते हैं. फिम्ब्री. इनफंडिबुलम इधर लीड करता है एम्पुला की तरफ, इधर से आगे बढ़ता है. तो पहला जो पहली चीज आएगी वो एम्पुला होती है, और ये एम्पुला यूट्रस को ज्वाइन करता है इस्थमस के थ्रू. यानी इस्थमस एक सिरे पर, यूट्रस के एक सिरे पर इस्थमस, उसके बाद एम्पुला, फिर इनफंडिबुलम और फिर फिम्ब्री. ये इनका प्रॉपर ऑर्डर होता है. फिर यूट्रस की बात करें तो यूट्रस जो होता है वो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको वुम्ब भी कहते हैं. ये वो रीजन है जहां पे एक कंप्लीट बेबी डेवलप होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द मॉड्यूलेशन. यहीं पे पहले क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस होती है यहीं पे, इसी यूट्रस में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, और इस तरह से फिटस का फॉर्मेशन होता है. एंड आफ्टर गैस्ट्रेशन पीरियड, जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, गैस्ट्रेशन पीरियड क्या होता है? द टाइम बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू द पार्टुरेशन. पार्टुरेशन और फर्टिलाइजेशन, इन दोनों के बीच का जो समय होता है दैट इज नोन एज गैस्ट्रेशन पीरियड. और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फीमेल में डिफरेंट होता है. ह्यूमन फीमेल में ये 9 मंथ होता है. तो 9 मंथ तक
ये यहाँ पे बच्चा डेवलप होता है, फिटस से वो कंप्लीट चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, वो पूरे न्यूट्रिशन यहाँ से प्राप्त करता है। यही पे प्लीसेंटेशन होता है, यानी प्लीसेंटा जो होती है वो अटैच होती है और उसको न्यूट्रिशन और उसके जो वेस्ट मटेरियल है यानी न्यूट्रिशन और एक्सक्रिएशन के प्रोसेस को कन्वे करती है। तो ये सारा काम भूमध्य में होता है, सारा काम इस भूमध्य में या यूट्रस में होता है। तो यूट्रस जो होता है वो वेजाइना में खुलता है, किसके थ्रू? एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। वेजाइना और यूट्रस के बीच में एक पतली सी जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, या यूं कहें कि जो लास्ट एंड है यूट्रस का दैट इज नोन एज सर्विक्स। अब सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिल करके बर्थ कैनाल बनाती हैं, इसी को बर्थ कैनाल कहते हैं। तो बर्थ कैनाल इज दैट वे थ्रू व्हिच अ बेबी पासेस ड्यूरिंग डिलीवरी। बर्थ कैनाल वो पासेस होता है, वो गलियारा होता है जिसके थ्रू डिलीवरी के टाइम पर कोई भी बच्चा जो है वो पास आउट होता है। जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, जो दीवारें हैं यूट्रस की, वो 3 लेयर से बनी होती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। बीच वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं। ये थिक लेयर होती है जो स्मूथ मसल से बनी होती है। और सबसे अंदर जो हमने बताया, ये सबसे अंदर की जो लेयर है ये क्या होती है? एंडोमेट्रियम। और ये यूट्राइन वॉल में पाई जाती है जो साइक्लिक चेंज में मदद करती है। यानी जब साइक्लिक चेंज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर होती है, तो इसके एक फॉलिकल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसके थ्रू ब्लड और कुछ टोर्न आउट टिश्यूज जो होते हैं वो क्लॉट्स के रूप में बाहर आते हैं। और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस कहते हैं। मेंसेस कहते हैं। तो ये था फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर फैलोपियन ट्यूब से हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ चले, तो जो सेक्सुअल ऑर्गन ह्यूमन फीमेल के अंदर पाया जाता है वो है वेजाइना। तो वेजाइना क्या है और वेजाइना का काम क्या है? जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है वही वेजाइना कहलाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है वेजाइना। तो वेजाइना क्या है और इसका क्या काम है, इसके सारे स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो वेजाइना के बाहर जो ऑर्गन्स लगे होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या? वेजाइना क्या है और इसका फंक्शन क्या है? तो इट इज मस्कुलर ट्यूब। इट इज मस्कुलर ट्यूब। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो लगभग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, तो इट्स वॉल्स कंसिस्ट ऑफ, इसकी दीवारें जो होंगी वो किससे बनी होती हैं? म्यूकोसा से। तो इट्स वॉल्स consist of a mucosa स्पॉन्जी जो है वो टिश्यूज होते हैं और एक मस्कुलर लेयर पाई जाती है, एंड a मस्कुलर लेयर। तो मस्कुलर ट्यूब होती है, अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी जो दीवारें होती है वो म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर से बनी होती है। और इसके साथ साथ एक एडवेंटिया पाई जाती है, एडवेंटिया। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। देयर इज नो एनी ग्लैंड प्रेजेंट इन वेजाइना। वेजाइना में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती है, कोई भी ग्लैंड्स नहीं होगी इसके अंदर। दूसरी चीज, इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर। ये बाहर की तरफ खुलती है, किसके द्वारा? एक अपर्चर के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा, जो कहां होता है? यूरिथ्रल ओपनिंग के बीच में होता है। तो इट ओपन्स एक्सटीरियर, बाहर की तरफ ये खुलती है। कैसे? बाय एन अपर्चर।
एक छिद्र के द्वारा ये बाहर की तरफ खुलती है, दैट इज या दैट लाइज बिटवीन द यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग, ओपनिंग। अब हम लोग और क्या देखें कि वेजाइना का फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका क्या है, इसका क्या उपयोग है, क्या काम है। तो सबसे पहली चीज, इट रिसीव्स स्पर्म, इसका काम है कि ये स्पर्म को रिसीव करती है। इट रिसीव स्पर्म, या आप कह सकते हो कि सीमेन, इट रिसीव स्पर्म और सीमेन फ्रॉम मेल ड्यूरिंग कपलेशन, और क्या करती है, इट फॉर्म बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल बनाती है थ्रू विच चाइल्ड इज कन्वेड, जिसके थ्रू जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड जो चाइल्ड है वो बाहर की तरफ आता है। तो वेजाइना क्या है, वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है जो लगभग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी वॉल्स जो होती है वो म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर से बनी होती हैं। फिर इनमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, ये बाहर की तरफ खुलती है एक अपर्चर के द्वारा, और ये अपर्चर जो होता है वो यूरिथ्रल ओपनिंग के बिलो होता है, उसके बीच में होता है। फंक्शन क्या है, इसका मेन काम है कि ये सीमेन को, मेल से सीमेन को रिसीव करती है एट द टाइम ऑफ कपलेशन या एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। दूसरा काम क्या है कि बच्चे के जन्म के समय ये बर्थ कैनाल का रोल प्ले करती है, और बर्थ कैनाल वो प्रोसेस होता है थ्रू व्हिच अ कंप्लीटली डेवलप्ड चाइल्ड पास आउट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे एक कंप्लीटली फॉर्म जो है वो बेबी बाहर आता है इसी बर्थ कैनाल के थ्रू। अब हम लोगों को देखना है वेजाइना तो जो है वो इंटीरियर पार्ट हो गया, वो अंदर का हिस्सा हो गया। इस जो एक्सटीरियर ओपनिंग है, जो हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे एक एक्सटीरियर ओपनिंग होती है, एक अपर्चर होता है, तो उसके बाहर जो पोर्शंस लगे होते हैं, जो भी चीजें वहां पे होती हैं, उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। एक सिंपल ओरिफाइस होता है जिसके थ्रू ह्यूमन फीमेल्स जो है वो सीमेन को भी रिसीव करेगी, और इसके साथ यूरिन भी पास आउट होती है, उसी से शरीर से बाहर यूरिन भी निकलती है, तो इसी को एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या चीज है, कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया नोन एज वॉल्व, एक्सटर्नल जेनिटलिया नोन एज वॉल्व। सबसे पहली चीज क्या आती है, वॉल्व, जिसको हम लोग वल्वा कहते हैं, इंक्लूड्स द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी और कौन कौन सी पार्ट्स हो सकते हैं। जो वॉल्व है, जो एक्सटीरियर ओपनिंग है, उसके बाहर में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस, ये मोन्स प्यूबिस क्या चीज है, मोन्स प्यूबिस किसे कहते हैं। तो देखो, जो वेजिनल ओरिफाइस है उसके ऊपर जो है वो फैटी टिश्यूज का बना हुआ एक कुशन लाइक पार्ट होता है। अगर आप लोग फिगर में देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया में, तो आप देखेंगे कि जो फीमेल्स है, इस फीमेल्स के ऊपर यहाँ पे इस रीजन में फैटी टिश्यूज का बना हुआ कुशन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जहां पे छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स ग्रो करते हैं। तो इसी रीजन को हम लोग मोन्स प्यूबिस कहते हैं। तो मोन्स प्यूबिस क्या है, एक कुशन लाइक फैटी टिश्यूज
A cushion like fatty tissues covered by skin, covered by skin and hairs, जो स्किन और हेयर्स के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो फैटी टिश्यूज का बना होता है। कुशन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये गद्दीदार होता है। ध्यान रखना कि ये जो हेयर्स पाए जाते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन हेयर्स को हम लोग प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। इनका नाम जो है वो प्यूबिक हेयर्स है। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि इस जो मोन्स प्यूबिस है उसके नीचे की तरफ अगर हम लोग चलें तो वहां पे हमें कुछ फोल्ड्स दिखाई देते हैं, कुछ फोल्ड्स दिखाई देंगे जिसमें एक फोल्ड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि दूसरा फोल्ड जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो इसी को लैबिया कहते हैं, लैबिया। अब जो लैबिया बड़ा होता है उसको लैबिया मेजोरा कहते हैं, जबकि जो छोटा होता है उसको लैबिया मिनोरा कहते हैं। तो दो तरह के फोल्ड्स पाए जाते हैं अगर हम लोग मोन्स प्यूबिस से नीचे चलें। तो देखो, फ्रॉम मोन्स प्यूबिस, फ्रॉम मोन्स प्यूबिस द लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा extends, the labia majora extends downward, मोन्स प्यूबिस से लैबिया मेजोरा जो होता है वो नीचे की तरफ बढ़ता है और यहां से दो फ्लैशी फोल्ड्स होंगे टिश्यूज के जो वैजिनल ओरिफाइस को ढक करके रखते हैं। तो अगर नीचे हम लोग चलें तो एज टू फ्लैशी folds of tissues that surrounds the vaginal orifice, जो वैजिनल ओरिफाइस को घेर करके रखते हैं। तो ये तो हो गया क्या, लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा क्या होता है कि जो कहां से, मोन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है और इसके साथ दो फ्लैशी फोल्ड्स टिश्यूज के लगे होते हैं जो वैजिनल ओरिफाइस को क्या करता है, ढक करके उसको कवर करके रखता है। दूसरा क्या आता है, तो वो आकार में थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा आकार में बड़ा होता है। तो जो छोटा होगा उसको क्या कहेंगे, लैबिया मिनोरा। जो छोटा होगा उसको क्या कहेंगे, लैबिया मिनोरा। लैबिया मिनोरा क्या चीज होती है, लैबिया मिनोरा क्या है, तो लैबिया मिनोरा जो है वो पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज है, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज। ये एक जोड़ी टिश्यूज के फोल्डेड फॉर्म में होती है, दैट लाई अंडर टू द वेस्टिब्यूल, दैट लाई अंडर टू द वेस्टिबुल या वेस्टिबुलम, इसी को वेस्टिब्यूल या वेस्टिबुलम भी कहते हैं। एंड एंटीरियरली merges to form, अंदर की तरफ जो है ये आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक स्मॉल कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। merges to form a small conical structure, called क्लाइटोरिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, क्लाइटोरिस। तो मोन्स प्यूबिस से नीचे जो है वो लैबिया मेजोरा होता है जो डाउनवर्ड एक्सटेंड होता है, दो फ्लैशी फोल्ड टिश्यूज के द्वारा ये बना होता है जो वैजिनल ओरिफाइस को क्या करता है, कवर करके रखता है। तो ये जो बड़ा वाला होता है उसको हम लोग लैबिया मेजोरा कहते हैं। ये दो होते हैं,
दूसरा जो होता है वो छोटा होता है जिसको लैबिया मिनोरा कहते हैं। ये भी पेयर फोल्ड टिश्यूज होते हैं जो कहाँ होते हैं, वेस्टिबुलम के नीचे होते हैं और अंदर की तरफ जुड़ करके ये एक कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कहेंगे, क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या होती है, क्लाइटोरिस इज फॉर्म बाय टू इरेक्टाइल बॉडीज। क्लाइटोरिस जो होती है वो दो इरेक्टाइल बॉडीज से बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस इज फॉर्म्ड बाय टू इरेक्टाइल बॉडीज ending in a rudimentary glans penis। ध्यान रहे इस बात का कि जैसे मेल के अंदर ग्लांस पेनिस पाया जाता है, बिल्कुल फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस जो है वो उसी का सब्स्टिट्यूट है। क्लाइटोरिस बिल्कुल वही फंक्शन करती है जो ह्यूमन मेल्स में ग्लांस पेनिस का होता है। क्या चीज कि सेंसेशंस क्रिएट करना फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जितने भी सिनेसिस होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है और सेक्सुअल पार्टनर्स के समय में जो भी सेंसेशंस क्रिएट होते हैं उनको ये क्लाइटोरिस ही क्रिएट करती है और रिसीव करती है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन करती है जैसे ग्लांस पेनिस मेल के अंदर करता है। जो वैजिनल ओपनिंग होती है ये पार्शियली जो है वो थिन रिंग के द्वारा कवर होता है। तो वैजिनल ओपनिंग is covered by a thin ring of tissues called hymen, जिसको क्या कहेंगे, हाइमेन कहते हैं, हाइमेन। and torn after first sexual coitus। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो वैजिनल ओपनिंग होती है, ये वैजिनल ओपनिंग एक पतली सी टिश्यूज के रिंग के द्वारा कवर होती है और इस रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। ये हाइमेन जो होती है वो पहले सेक्सुअल क्वाइटस के समय पर टूटती है। जब कोई भी फीमेल जो है वो फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, उसी टाइम पे ये हाइमेन जो है वो टूट जाती है। इसके पहले ये हाइमेन टूटी हुई नहीं होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, आज के समय में क्योंकि महिलाएं जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में जा रही हैं, वो अच्छी एथलीट्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, वो फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज करना होता है, साइकिलिंग कर रही है, हॉर्स राइडिंग कर रही है। तो एक्सेस फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से भी ये हाइमेन टॉर्न आउट हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाइमेन्स जो है वो केवल फर्स्ट सेक्सुअल क्वाइटस के समय में ही टूटे। तो अभी क्या होता है कि जब तक ये हाइमेन टूटी नहीं होती है तब तक ह्यूमन फीमेल्स को लोग कहते हैं कि ये वर्जिन है, इसके अंदर वर्जिनिटी अभी भी अवेलेबल है। लेकिन अगर ये हाइमेन टूटी हुई है तो इसका मतलब कि उसने अपनी वर्जिनिटी को लॉस कर दिया है, जबकि आज के समय में ऐसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हाइमेन जो है वो एक्सेस या विगोरियस फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से भी टूट जाती है, हॉर्स राइडिंग की वजह से, साइकिलिंग की वजह से या अन्य भी फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से ये टूट सकती है। तो हाइमेन का टूट जाना किसी भी ह्यूमन फीमेल्स की वर्जिनिटी को चैलेंज नहीं कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल फर्स्ट सेक्सुअल क्वाइटस के समय ही टूटे, इसके अतिरिक्त भी ये टूट सकती है। तो ये था आपका क्या चीज, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है,
क्या क्या चीजें हैं एक्सटर्नल जेनिकुलिया में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मोन्स प्यूबिस के बारे में। मोन्स प्यूबिस एक फैटी टिश्यूज का बना हुआ कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे प्यूबिक हेयर्स डेवलप होते हैं। अगर उससे नीचे चलते हैं तो एक डबल लेयर्ड टिश्यूज का फोल्ड होता है, जो एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा। तो जो बड़ा होता है उसको लैबियो मेजोरा कहते हैं और ये नीचे की तरफ आता है जो वैजिनल ओरिफाइस को कवर करके उसको सराउंडेड करके रखता है। जो दूसरा वाला होता है पेयर्ड फोल्ड टिश्यूज का, जो छोटा होता है थोड़ा सा, उसको लैबिया मिनोरा कहते हैं और ये वेस्टिबुलम के नीचे होता है और एंटीरियरली मर्ज होकर के एक स्मॉल कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस जो होता है वो दो इरेक्टाइल बॉडीज के द्वारा बना होता है और ये एक रेडिमेंट्री पेनिस की तरह से, रेडिमेंट्री ग्लांस पेनिस की तरह से फंक्शन करता है। जो ग्लांस पेनिस के अंदर सेंसेशंस प्रोवाइड होते हैं, जो आते हैं सेंसेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल क्वाइटस, वही जो सेंसेशंस है सेक्सुअल क्वाइटस के समय ह्यूमन फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस के द्वारा होते हैं। वैजिनल ओपनिंग जो होती है वो पतली टिश्यूज के रिंग्स के द्वारा कवर्ड होती है, ढकी होती है, जिसको हाइमेन कहते हैं और ये हाइमेन फर्स्ट सेक्सुअल क्वाइटस के समय टूट जाती है। तो इतनी सारी चीजें जो थी वो किससे रिलेटेड थी? एक्सटर्नल जेनिकुलिया से रिलेटेड थी। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो देखेंगे हम लोग मैमरी ग्लैंड्स क्या है। मैमरी ग्लैंड्स क्या है, कैसे मैमरी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है और मैमरी ग्लैंड्स में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों को करना क्या है, एक मैमरी ग्लैंड्स का जो है वो वेल लेवल्ड डायग्राम बनाना है और देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो सिंपल सा एक डायग्राम हम लोग ड्रा कर सकते हैं मैमरी ग्लैंड्स का इस तरह से। ये यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज लगे होंगे, इस तरह से ये टिश्यूज होते हैं। इन टिश्यूज के बाद यहाँ पे अगर देखें तो रिब केज होगी, ये रिब केज यहाँ पे पाई जाती है, जो पसलियां होती हैं यहाँ होंगे। और ये अगला जो सिरा होता है ये इस तरह से, ये थोड़ा सा धारीदार होता है अगला सिरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निप्पल। ये निप्पल होता है, निप्पल। इसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इस तरह से, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे के पूरे इस मैमरी ग्लैंड के अंदर जो है वो फैली हुई होती है इस तरह से, ऐसे ऐसे ये फैली हुई होती है ट्यूब्स इस तरह से ऐसे। और इनके बीच में जो पाया जाता है, क्या चीज पाया जाता है, इनके बीच में इस तरह से टिश्यूज पाए जाते हैं, कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो मैमरी ग्लैंड्स आएंगी ये एक्चुअल में मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। और इसी के साथ साथ क्या चीज आएगी, मैमरी एल्वेओलाई। मैमरी एल्वेओलाई तो मैमरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती है जहां पे एक्चुअल में फीमेल के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है ताकि जो न्यू बॉर्न इन्फेंट है उसका नरिशमेंट हो सके, उसके अंदर नरिशिंग हो सके। तो ये फीमेल की मैमरी ग्लैंड है। इसके पार्ट्स को हम लोग लिख लेते हैं। देखो ये डबल लेयर्ड इस तरह से होती है, ऐसे डबल लेयर्ड ऐसे होगी ऐसे, और ऊपर से भी ऐसे ये डबल लेयर्ड होगी। इसको एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरियोला, AREOLA, एरियोला। यहाँ पे ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये मैमरी लोब्स कहलाते हैं। मैमरी लोब्स, ये मैमरी लोब्स हैं। ये चीजें जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये मैमरी एल्वेओलाई, मैमरी एल्वेओलाई, ये मैमरी एल्वेओलाई है। अभी यहाँ पे जो ये आके जुड़ता है ये एम्पुला कहलाता है, एम्पुला ऑफ मैमरी, एम्पुला ऑफ मैमरी डक्ट। और ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, ये लैक्टिफेरस डक्ट कहलाती है, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। और वो सारी ग्लैंड्स जो मैमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं उनको लैक्टिफेरस ग्लैंड्स कहते हैं,
उनको क्या कहेंगे? लैक्टिफेरस ग्लैंड्स। यहां पे देखो ये सर्कुलर फिलामेंट्स होते हैं, सर्कुलर फिलामेंट्स। ये रिब केज है, रिब केज, जो पसलियां होती हैं तो रिब केज होती है। इनके अंदर ये क्या चीजें हैं? ये मसल्स हैं, मसल्स बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं ये सारी चीजें हैं। और ये क्या चीज है? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स इन्हें कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। फटाफट आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन कि क्या चीजें हैं और कौन कौन से इनके फंक्शंस हैं। आइए मिटाते हैं इसको और फिर एक एक चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर वन पेयर मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर वन पेयर मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो ह्यूमन फीमेल मैमरी ग्लैंड, human female has one pair of mammary gland। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर वन पेयर मैमरी ग्लैंड्स होता है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है अपने नवजात शिशु को या इन्फेंट को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना बाय फीडिंग। किसके द्वारा? फीडिंग के द्वारा। अब देखने की बात यह है कि जो ये मैमरी ग्लैंड्स होती हैं ये किससे बनी होती हैं? तो ये मैमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यूज से बनी होती हैं। तो दीज मैमरी ग्लैंड्स are consist of glandular tissues। ये ग्लैंडुलर टिश्यूज से मिलकर के बनी होती है। यानी ग्लैंडुलर टिश्यूज का मतलब ये ग्रंथिल टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर जो है वो मिल्क होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और क्या होता है? एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसके साथ साथ इसमें वेरिएबल अमाउंट यानी भिन्न भिन्न मात्रा में फैट पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं वो 15 से 20 लोब्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लोब्यूल्स। ये 15 से 20 लोब्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं। और ये जो लोब्यूल्स होंगे वो किसके होंगे? ट्यूबुलो एल्व्यूलर टाइप ऑफ ग्लैंड्स which are modified sweat glands, जो कि modified sweat glands होती है। यानी जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे वो 15 to 20 लोब्यूल ट्यूबुलो एल्व्यूलर टाइप ग्लैंड्स में डिवाइडेड होंगे। और ये जो लोब्यूल्स ट्यूबुलो एल्व्यूलर टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। तो एल्वियोलाई ओपन इनटू मैमरी ग्लैंड, एल्वियोलाई ओपन इनटू मैमरी ग्लैंड। एल्वियोलाई जो होती है वो मैमरी ग्लैंड्स में खुलती है, मैमरी ग्लैंड्स के अंदर आके खुलती है। और
बहुत सारी मेमोरी डक्ट जो होती हैं वो आपस में यूनाइटेड होकर के क्या बनाएंगी, मेमोरी एम्पुला। तो मेनी मेमोरी डक्ट यूनाइट्स, ये आपस में क्या होती है, यूनाइट्स हो जाती है, जुड़ जाती है टू फॉर्म मेमोरी एम्पुला, जो मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करती है। अब जो लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट, जो लैक्टिफेरस डक्ट होता है ये क्या करेगा, इट इमर्जेस इन द निप्पल, ये निप्पल्स में जाके इमर्जेस हो जाता है। तो निप्पल्स क्या है, निप्पल्स, तो द निप्पल्स इन द ब्रेस्ट surrounded by a circular pigmented area called areola। ये जो सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको एरियोला कहते हैं। तो सभी लोगों ने देखा होगा कि जो फीमेल्स हैं इनका जो मैमरी ग्लैंड्स होता है, जहां पे निप्पल्स होते हैं, उनका कलर जो होता है थोड़ा सा डार्क होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो है वहां पे हाई पिगमेंटेशन के कारण है। और उसी रीजन को, जितना रीजन डार्क कलर्ड होता है, तो ये डार्क कलर्ड रीजन जो होगा वही क्या कहलाता है, एरियोला कहलाता है। तो अभी प्रत्येक निप्पल पर about to 14 पोर्स पाए जाते हैं थ्रू विच द मिल्क कम्स आउट, जिससे जो है वो मिल्क जो है वो बाहर आता है। तो स्टार्टिंग के टाइम में ये पोर्स जो होते हैं वो बंद होते हैं, किसके द्वारा, फैट्स के द्वारा। बट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ a baby the milk production is started, and when the first time baby shut these nipples, so that pores will open out, ये पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो जितना फोर्सली बेबी शक करता है उतने ही ज्यादा से ज्यादा छिद्र जो होते हैं जो निप्पल्स में होते हैं, जिनको हम लोग पॉप्स भी कहते हैं, पॉप्स, तो ये पॉप्स जो होते हैं उतने ज्यादा छिद्र खुल जाते हैं। बहुत से लोगों में 14 के 14 छिद्र ओपन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें सारे के सारे छिद्र नहीं खुल पाते, केवल 7, 8 या 10, 11 तक खुल जाते हैं। तो जिनसे मिल्क जो है वो बाहर आने लगता है और जो इन्फेंट है वो इस मिल्क को शक करके न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें थी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, जो कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाते हैं जिससे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट हो, उसकी ग्रोथ हो, उसको मेंटेन करें, बल्कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं ताकि वो फीमेल्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके और एक न्यू बेबी को जन्म दे सके। तो इन सारी चीजों के बाद अब हम लोगों को ये देखना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन-कौन से इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी वो हम लोगों ने ये पढ़ा कि कौन-कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कौन-कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और उनमें जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये कैसे मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं। अब हम लोग देखेंगे उन सारी घटनाओं के बारे में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होती है। तो मेल्स के अंदर क्या होंगी, फीमेल्स के अंदर क्या होंगी, उन सारी घटनाओं को देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहली चीज आती है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे मेल गैमेट्स हो या फिर फीमेल गैमेट्स हो। तो मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, जबकि फीमेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसको oogenesis कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इस चीज को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है।
तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होगा वो 4 स्टेप में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो देखते हैं क्लीवेज कैसे होता है इसके अंदर, यानी ब्लास्टुलेशन कैसे होता है, और ब्लास्टुलेशन के बाद हम लोग देखते हैं इंक्लिनेशन के बारे में कि कैसे जो है वो मॉरुला जो बन जाता है, जो ब्लास्टुला होता है वो कैसे आपके यूट्रस में एम्बेडेड होता है, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो हम लोग इंफ्लेमेशन की बात करेंगे, फिर गैस्ट्रुलेशन की बात करेंगे कि गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करेंगे कि ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है। इस तरह से कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस 4 स्टेप में होती है। और फिर सबसे लास्ट स्टेप की बात करेंगे कि पोर्ट्यूशन कैसे होता है, यानी कैसे एक फुल्ली फॉर्म बेबी जो है वो डिलीवर्ड हो जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इतनी सारी चीजों को प्रिपेयर करिए, पीछे की चीजों को रिपीट करते रहिए, दोहराते रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म इसमें हम लोगों ने पढ़ा है जिनका यूज हम आगे करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम ना आए कि हमने इसके बारे में सुना ही नहीं था। तो इसलिए इन चीजों को आप लोग देखते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के क्या, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।